इस बच्चे ये लास्ट क्लास में पढ़ा था ऐसा। यस सर। और ये भी हम लोग देख रहे थे कि दिस चार्ज डिवाइडेड बाय मास रेशियो ऑफ कैथोड रेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ गैस प्रेजेंट इन डिस्चार्ज ट्यूब, है ना। बट इफ यू सी इंडिविजुअली चार्ज, है ना, इंडिविजुअली चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज you say calculated by Robert Mulliken in its famous oil drop experiment. So charge divided by mass ratio J.J. थॉमसन को पहले पता था, उसके बाद लेट्स से रॉबर्ट मिलिकन ने चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट किया, है ना। आज हम लोग समझ लेंगे ये कुछ ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट क्या है ना। इन दोनों स्टेटमेंट में कुछ टेंशन है, तुम लोग को कुछ परेशानी है? यस आरव? नहीं सर। ओके अंशुल? ईशान? या बोलो बेटा ईशान, कुछ इश्यू है इन दो स्टेटमेंट में? ईशान, जीत, नक्श? ठीक, कुछ रहेगा तो अभी डिस्कस करेंगे भी हम लोग, है ना। सो हैव यू नोट डाउन दीज टू स्टेटमेंट? यस सर। यस सर। गुड, वेरी गुड। सो फिर देखो, मैं एक मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट क्या है उसका एक पिक्चर भी तुम लोग साथ में शेयर करने वाला हूं, और हम लोग समझेंगे भी, है ना, कि मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में ऐसा क्या था। सो इफ यू सी रिलेटेड टू मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, मुझे पिक्चर तुम लोग देख पा रहे हो? यस सर। यस सर। यस सर। Yes sir. So in oil drop experiment, let's say we have this type of closed chamber and दो प्लेट है ब्लू कलर के, एक ऊपर वाला जो प्लेट है वो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है और जो नीचे वाला प्लेट है वो नेगेटिवली चार्ज प्लेट है। इससे रिलेटेड मैंने तुम लोगों को एक पीडीएफ ऑलरेडी भेजा हुआ है ना, इस टाइप के पिक्चर से रिलेटेड। सो इट इज इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड प्लेट, and more important thing is, as per this electrically charged plate is concerned, you can say it is variable voltage, है ना। The meaning of variable या adjustable voltage मुझे technically बोल सकते थे। So variable और adjustable voltage means depending on our requirement हम लोग voltage को change कर सकते हैं, let's say, है ना। फर्दर यहां कुछ गैस फिल्ड है इनसाइड दीज टू प्लेट्स, है ना। लेट्स से सर्टेन गैस इज फिल्ड इनसाइड दिस डिस्चार्ज ट्यूब, देयर इज सम होल हेयर, यहां एक होल था थ्रू विच ऑयल ड्रॉपलेट्स लेट्स से नीचे गिर सकता था। सोर्स ऑफ एक्सरे, आयोनाइजिंग रेडिएशन मीन्स it is, let's say, to ionize the gas, है ना। so बीच वाला जो गैस है या एयर है वो आयोनाइज्ड हो जाता, and here obviously some oil is filled here, है ना। here it is microscope to, you can say, visualize oil droplet। इस बच्चे यहाँ इस डायग्राम में जो भी कुछ ये गिवन है, either it is voltage, either it is source of x-rays, either it is microscope, either it is oil spray, तो वो एक टर्मिनोलॉजी समझ में आ रहा है सब क्या क्या है वहां? Yes sir. Okay. Now once you pass X-ray, बीच वाला जो एयर है वो आयोनाइज्ड हो जाता है ना।
सो बीच वाला एयर अगर आयोनाइज्ड हो जाता, इट मींस it is positive charge, it is electron, it may be positive charge, electron, maybe let's say positive charge and electron here, positive charge and electron. So can you see जो बीच वाला air है, now it is ionized. Yes, ionization का मतलब क्या है? कुछ cations बन जाते हैं और कुछ free electrons बन जाते हैं उसमें, है ना, बीच वाली air में. Now once this oil droplet, है ना, once this oil droplet falls to this charged medium, once let's say this oil droplet falls through this charged medium, do you think oil droplet पे भी कुछ charge आ सकता है ना? ये जो कुछ cation या electron present है यहाँ, है ना, it is nothing but some cation and electron present है ना. जैसे यहाँ इस मीडियम में कुछ cations हैं और कुछ electrons हैं यहाँ. So when this oil droplet fall through this medium, few cation or electron may stick to this oil droplet, due to which oil droplet can acquire certain charge. तो ऑयल ड्रॉपलेट पे बच्चे पॉजिटिव चार्ज आएगा कि नेगेटिव चार्ज आएगा? यस बच्चे, जैसे ये ऑयल ड्रॉपलेट इस चार्ज्ड मीडियम से पास होगा, पॉजिटिव आएगा. क्यों आएगा पॉजिटिव, थोड़ा बताओ मुझे सर. क्योंकि नीचे पे ऑयल ड्रॉपलेट नीचे जा रही है और नीचे पे हमारा ये हमारा जो नेगेटिव प्लेट है, तो फिर पॉजिटिव प्लेट उधर पे अट्रैक्ट होंगे. नहीं बेटा, ये जो बीच वाला मीडियम है, जो बीच वाला एयर है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी हैं और उसमें कैटायंस भी हैं, है ना? हाँ, यस सर. तो ड्रॉपलेट कैन बी न्यूट्रल इफ इक्वल कैटायन एंड इक्वल इलेक्ट्रॉन में स्टिक टू द ड्रॉपलेट, तब वो न्यूट्रल चार्ज हो सकता था. अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्टिक हो गए ड्रॉपलेट से तो नेगेटिव चार्ज हो सकता था, और रिलेटिवली अगर कैटायंस ज्यादा स्टिक हो गए ऑयल ड्रॉपलेट से तो पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है ना? यस भूमिक? यस सर. सो ये जो ड्रॉपलेट है, इट मे बी चार्ज्ड, मे बी नेगेटिव और मे बी पॉजिटिव. नाउ हाउ साइंटिस्ट कम टू नो कि विच ऑयल ड्रॉपलेट एक्वायर्ड नेगेटिव चार्ज? How scientists come to know which oil droplet acquired negative charge in this setup? Stick to the positive Yes, plate. Dhyaneshwar, क्या बोले बच्चे? Which sticks to the positive plates. Which stick to the positively charged plate. मतलब it is something you can imagine, जब वो positive charge plate से नीचे आ गया है, तब वो charge medium से pass हुआ है ना? Means somewhere you can just try to imagine here this oil droplet कहीं यहाँ है चार्ज्ड पे, है ना? So ये कहीं oil droplet है जो चार्ज्ड है सपोज, है ना? तो अभी साइंटिस्ट को कैसे पता चलेगा कि ये ड्रॉपलेट पे नेगेटिव चार्ज आया है कि ड्रॉपलेट पे पॉजिटिव चार्ज आया है? यस, कोई भी बच्चा कैसे पता चलेगा कि ड्रॉपलेट पे नेगेटिव चार्ज आया है या सर अगर ड्रॉपलेट पर पॉजिटिव आया रहेगा तो वो नेगेटिव प्लेट पर चला जाएगा, और अगर पॉजिटिव आया रहेगा तो वो नेगेटिव पे जाएगा, और नेगेटिव आया रहेगा तो पॉजिटिव पे चिपक जाएगा इससे. हाँ, अच्छा, चिपकने से पहले भी कुछ समझ सकते हैं हम लोग क्या हुआ होगा? वो ऊपर नीचे चला जाएगा ना सर. हाँ, so point is you can just try to imagine the droplet which acquired negative charge, है ना? The droplet which acquired negative charge, suppose इस droplet पे negative charge आ गया है ना? So do you think due to positive negative force of attraction due to charge, बेटा इस ड्रॉपलेट का ऊपर मूव होने की टेंडेंसी होगा कि नीचे मूव होने की टेंडेंसी होगा ड्यू टू चार्ज? सो यू कैन से एक फोर्स लगने वाला है इस ड्रॉपलेट पे, फोर्स ड्यू टू इट्स चार्ज, है ना? अच्छा, डू यू थिंक ग्रेविटी की वजह से ड्रॉपलेट हैज टेंडेंसी टू मूव डाउनवर्ड? सो एक फोर्स लगने वाला है यहाँ, यू कैन सिंपली से फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, है ना? इट इज एक्टिंग डाउनवर्ड.
आई एम रिपीटिंग अगेन, इस पे दो फोर्स तो दिख रहे हैं आसानी से। एक फोर्स ड्यू टू चार्ज है विच इज एक्टिंग अपवर्ड, और एक फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी है विच इज एक्टिंग डाउनवर्ड। इस ड्रॉपलेट पे कोई और फोर्स भी लगेगा? एक फोर्स है चार्ज की वजह से, एक फोर्स है लेट्स से ग्रेविटी की वजह से। डू यू थिंक एनी अदर फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑयल ड्रॉपलेट? डू यू थिंक एक और फोर्स लगने वाला है शायद इस ऑयल ड्रॉपलेट पे? दिस कैन बी फोर्स ऑफ लेट्स से एयर ड्रैग, और यू कैन से इट इज फोर्स ऑफ एयर रेजिस्टेंस। बेटा कोई भी ड्रॉपलेट किसी भी फ्लूइड या मीडियम से पास आउट होगा तो ड्यू टू रिलेटिव मोशन उस पर कुछ रेजिस्टेंस लगने वाला है ड्रॉपलेट पे, है ना? वापस रिपीट करोगे? बेटा मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। सपोज कोई भी जैसे कोई भी एक स्टोन, या जैसे एरोप्लेन जब लेट्स से एयर के मीडियम से पास होता है तो डू थिंक उस पे कुछ एयर रेजिस्टेंस लगता होगा एरोप्लेन पे? हाँ सर। है ना, बिल्कुल लगता ही होगा ना। हाँ सर। एयर ड्रैग है ना, एयर रेजिस्टेंस। नाउ कैन यू सजेस्ट मी एनीबॉडी, ये ड्रॉपलेट पे एयर रेजिस्टेंस अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा? सर डाउनवर्ड लगेगा। अपवर्ड की डाउनवर्ड? सर डाउनवर्ड। डाउनवर्ड। अच्छा ये शायद देखो डिपेंड करेगा बेटा ना, मैं थोड़ा समझाता हूँ और डिटेल से। ये जो फोर्स है एयर ड्रैग का वो अपवर्ड भी लग सकता था और ये डाउनवर्ड भी लग सकता था। इट डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ड्यू टू चार्ज या फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। Suppose force due to gravity is higher than force due to charge, then droplet has tendency to move downward. अगर ड्रॉपलेट का नीचे गिरने की टेंडेंसी होता तो एयर ड्रैग अपवर्ड लगेगा। इट ऑलवेज अपोज द रिलेटिव मोशन। ऐसा ही इफ फोर्स ड्यू टू चार्ज इज मोर देन दैट ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ड्रॉपलेट हैज टेंडेंसी टू मूव अपवर्ड एंड एयर ड्रैग इज एक्टिंग डाउनवर्ड। यस बच्चे समझ सकते हो ऐसा? सर एक बार वापस बोलोगे? मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो एयर रेजिस्टेंस है या एयर फ्रिक्शन है, इट ऑलवेज अपोज द रिलेटिव मोशन। इट ऑलवेज अपोज द रिलेटिव मोशन। तो अगर ड्रॉपलेट का नीचे गिरने की टेंडेंसी है तो एयर ड्रैग अपवर्ड लगेगा, और अगर ड्रॉपलेट का ऊपर जाने की टेंडेंसी है तो एयर ड्रैग डाउनवर्ड लगेगा। अभी ठीक है जो मैं बोल रहा हूँ? Yes, sir. Yes. तो एयर ड्रैग अपवर्ड भी लग सकता है और एयर ड्रैग डाउनवर्ड भी लग सकता है, डिपेंडिंग ड्रॉपलेट उस मीडियम में ऊपर जाने की टेंडेंसी है कि नीचे जाने की टेंडेंसी है। एयर ड्रैग या एयर फ्रिक्शन या एयर रेजिस्टेंस ऑलवेज अपोज द मोशन। सर यस मेरा एक डाउट था कि अगर हम लोग ये जो नेगेटिव चार्ज है ना, हाँ नेगेटिव ऑयल ड्रॉपलेट रहेगा, वो जो ऊपर जा रहा होगा तो एयर ड्रैग उसको नीचे खींच देगा। यस मतलब एयर ड्रैग नीचे खींचेगा नहीं, बट ऊपर जाने की टेंडेंसी को रोकने की कोशिश करेगा, है ना? मतलब उसको मीडियम बीच में ही रोक कर रखेगा ऐसा? बेटा बीच में मतलब अगर ऊपर जा रहा है तो कम फोर्स से जा पाएगा ऊपर, ऐसा बोल सकता है। या अच्छा, ऐसा धीरे भी हो धीरे सकता करके। है, या ऐसा भी हो सकता है अगर फोर्स बैलेंस हो जाए तो नेट फोर्स ऑन द ऑयल ड्रॉपलेट कैन बी जीरो आल्सो, है ना? ऐसा भी हो सकता है बेटा, नेट फोर्स ऑयल ड्रॉपलेट पे जीरो भी हो जाए, है ना? तो कैसे पता चलेगा एक्सपेरिमेंटली कि ऑयल ड्रॉपलेट पे नेट फोर्स जीरो हो गया है? यस बेटा, एक्सपेरिमेंटली साइंटिस्ट को कैसे पता चलेगा कि ऑयल ड्रॉपलेट पे नेट चार्ज जीरो हो गया है? सर फिर वो मूव नहीं करेंगे। मूव नहीं करेगा। हम लोग दो तरीके से समझ सकते थे, आइदर इट विल बी स्टेशनरी और इट विल मूव विद यूनिफॉर्म टर्मिनल स्पीड, है ना? कुछ ऐसा पढ़ा है कि अगर नेट फोर्स जीरो होगा तो कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, तो या तो ड्रॉपलेट स्टेशनरी हो जाएगा या वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव करेगा।
हाँ सर। ऐसा पढ़ा है सब बच्चों ने? यस सर। नहीं सर, पढ़ा नहीं है पर अभी पढ़ लिया। ओके, मतलब मीन नेट फोर्स 0 है, मीन्स वो एक्सेलरेट नहीं करेगा, मूव तो कर सकता है बेटा कंटिन्यूअसली, है ना, हाँ सर। बट वो एक्सेलरेट नहीं करेगा, उसका वेलोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होगा, है ना। सो आई कैन से विद द हेल्प ऑफ, है ना, लेट्स से विद द हेल्प ऑफ, it is adjustable voltage, with the help of adjustable voltage you can say net force, or simply you can say force can be balanced with the help of, let's say, adjustable voltage. Force can be balanced on oil droplet, can be balanced on oil droplet. इस बच्चे ये स्टेटमेंट समझ में आ रहा है तुम लोगों को? With the help of adjustable voltage, force can be balanced on oil droplet. हम लोग फोर्स ड्यू टू चार्ज चेंज कर सकते हैं, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी तो चेंज होगा नहीं बेटा, यू कांट चेंज ग्रेविटी, है ना। यस सर। यस बेटा, ये अभी तक जो भी डायग्राम या जो भी एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने समझा है ना, उसमें कुछ डाउट्स रहेगा तो पूछो अभी। सर मैं पूछना चाह रहा हूँ कि एडजस्टेबल वोल्टेज से हम लोग अगर फोर्स को बैलेंस कर देंगे, यस, तो ऑयल ड्रॉपलेट पर उसका क्या इफेक्ट होगा? बेटा ऑयल ड्रॉपलेट पे अगर नेट फोर्स 0 हो जाएगा तो या तो ऑयल ड्रॉपलेट स्टेशनरी सस्पेंडेड हो जाएगा मीडियम में, या इट विल मूव विद यूनिफॉर्म स्पीड विद नो एक्सीलरेशन, विदाउट एक्सीलरेशन। बेटा uniform speed means there is no change in velocity, so acceleration will be 0. yes, आदिनाथ बेटा कुछ डाउट है तुम्हें इसमें? नहीं सर। ओके, अंशुल, अपर्णा, ध्रुव, तुम इतना लेट क्यों आए हो आज? सर नेटवर्क में कुछ इश्यूज था तो उसको फिक्स करने में टाइम लग गया। ओके, कोई बात नहीं। सॉरी सर। ऋषभ बेटा कुछ डाउट है तुम्हें? ऋषभ पांडे, वीर शाह, सौरभ, कुछ डाउट है? नो सर। ओके, व्योम, ओके, सो इतना लिखा है तुम लोगों ने ऐसा, with the help of adjustable voltage force can be balanced on oil droplet, and with the help of microscope, है ना, हम लोग ऑयल ड्रॉपलेट को विजुलाइज कर सकते थे। सर 2 सेकंड नोट कर रहा हूं। सर अगर एयर ड्रैग आपने कहा कि दोनों वेरी करता है, वो कि ऊपर या नीचे हो सकता है, तो Yes. अगर एयर ड्रैग अगर बाय चांस अगर नीचे हो तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी और फोर्स ऑफ एयर ड्रैग मिलके इलेक्ट्रॉन्स को नीचे नहीं खींच देंगे? बेटा ये जो एयर ड्रैग का फोर्स होता है ना, वो वेरिएबल फोर्स होता है। वेरिएबल फोर्स मींस जैसे फ्रिक्शन का कुछ आइडिया है बेटा, फ्रिक्शन फोर्स। जैसा अगर मैं सपोज मैं रुका हुआ हूं, मैं नहीं मूव कर रहा हूं, या कोई ब्लॉक अगर नहीं मूव कर रहा है सरफेस के ऊपर, तब फ्रिक्शन फोर्स कितना होता है उसके ऊपर? अगर कोई ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है तब 0 होता है ना। जैसे ही वो मूव करना स्टार्ट होता है, फ्रिक्शन उसको अपोज करने की कोशिश करता है ना। ये जो फ्रिक्शन फोर्स है वो बाकी फोर्स के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करता रहता है ना। यस, गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। मैं फिर से रिपीट कर दूं यार, अभी तक का सेटअप क्या था। एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, एक ऐसा नेगेटिवली चार्ज प्लेट है।
और बीच में दोनों प्लेट्स के बीच में वी हैव चार्ज्ड मीडियम। चार्ज मीडियम कैसे है, हम लोगों ने एक्सरेज पास कर दिया था, एक्सरेज ने जो बीच वाली एयर था उसको आयोनाइज्ड कर दिया। Once this oil droplet fall through this medium, oil droplet also acquired certain charge. जिन oil droplet पे negative charge आ जाता, Millikan has started to visualize this oil droplet with the help of microscope. At a time, he can concentrate on one oil droplet, and with the help of variable or adjustable voltage, he can have force balance on oil droplet, on one of the oil droplet at least. और force कैसे पता चलेगा कि balance हो गया है? That particular oil droplet either it will be suspended or it start moving with uniform speed. yes बच्चे, इतना समझा है जो मैंने रिपीट किया है फिर से? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So Yes, sir. should we move further? Yes, sir. Yes, sir. Okay. तो मैं लेक्चर का रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, लेक्चर का रिकॉर्डिंग मिल भी जाएगा तुम लोगों को, है ना? सो नेक्स्ट पिक्चर जो मैं शेयर कर सकता हूँ तुम लोगों के साथ, इट इज समथिंग रिलेटेड टू दिस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट ओनली। सो जो हम लोग अच्छा सा सेटअप देख रहे थे एट द टाइम ऑफ मिलिकन, वो देख रहे हैं उसके हाथ में उतना सोफिस्टिकेटेड सा सेटअप नहीं है, है ना? यस Yes, sir. So you can say at the condition of, let's say at the condition of force balance, at the condition of force balance, charge of few oil droplet, charge of few oil droplet, you can say can be calculated theoretically, है ना? जैसा फोर्स ऑफ चार्ज का फार्मूला ऑब्वियसली मिलिकन को पता था, एयर ड्रैग का फार्मूला मिलिकन को पता था, एंड ग्रेविटी का फार्मूला, है ना? जैसे तुम लोग भी फिजिक्स पढ़ लोगे, क्या थियोरेटिकल कैलकुलेशन की जा सकती है वो तुम लोग भी समझ पाओगे। बट एट द कंडीशन ऑफ फोर्स बैलेंस, चार्ज ऑफ फ्यू ऑयल ड्रॉपलेट कैन बी कैलकुलेटेड थियोरेटिकली। एंड इफ यू सी फ्यू ऑब्जर्वेशन रिलेटेड टू चार्ज, ऑयल ड्रॉपलेट के कुछ चार्ज इस टाइप के आ रहे थे, इट इज 1.59 into 10 to the power minus 19 coulomb. Another oil droplet charge is 11.1 into 10 to the power minus 19 coulomb. Another droplet is 9.54 into 10 to the power minus 19. Another is 15.9 into 10 to the power minus 19. And another is 6.36 into 10 to the power minus 19 coulomb. Do you think ये जो charges हैं सारे oil droplets के, you can say charge of each oil droplet, do you think it is approximately some integer multiplied by 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb, where n can be, let's say, any integer? जैसा फर्स्ट वाले केस में, डू यू थिंक ये इंटीजर का वैल्यू कितना हो जाना चाहिए? 1. सेकंड वाले केस में ये इंटीजर का अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना हो जाना चाहिए? 16 6 जा कितना होता है? सर 96 होता है। और 16 7 जा 112। सो आई होप ये उसके आसपास ही है। n अप्रोक्सीमेटली 7 है ना? ऐसा ही here n should be approximately 6, here n should be approximately, ये कितना है बच्चे n का वैल्यू यहाँ? 900
9 9 और यहाँ n का अप्रोक्सीमेट वैल्यू 1 क्या बात कर रहे हैं भाई? नहीं सर 15.9 में n 10 हो जाएगा। यस n 10 होगा। देखो भाई वहां किस बच्चे ने 9 बोला था ये? सो यहाँ n का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 10 होगा और यहाँ n का वैल्यू 4 हो अप्रोक्सीमेटली जाएगा 4 सर, होगा। 4 नाउ एट द टाइम ऑफ डॉल्टन इफ यू सी इट्स सेटअप, उतना तो यार उसमें एक्सपेरिमेंटल एरर हो सकता था ना आसानी से कैलकुलेशन करते समय। तो इफ वी नेग्लेक्ट एक्सपेरिमेंटल एरर, डू यू थिंक ये सबके सब जो चार्जेस हैं वो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 से मिलके ही बने हुए हैं? Then he suggests the minimum charge should be. Then he suggests the minimum charge possible. Minimum charge possible should be equal to, let's say, अगर मैं नेगेटिव में देखूं या लेट्स से अगर मैं पॉजिटिव में समझने की कोशिश करूं, so it should be 1.6 into 10 to the power -19 coulomb. Then he suggests this should be the charge of, या this should be the charge of जो सबसे छोटा पार्टिकल डिस्कवर्ड है, लेट्स से इलेक्ट्रॉन, है ना? मुझे थोड़ा बहुत एक आइडिया समझ में आ रहा है कि मिलिकन ने चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट कैसे किया होगा। Yes, sir. तो उसने बहुत सारी ऑयल ड्रॉपलेट्स का चार्ज पता कर लिया विद द हेल्प ऑफ ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। Then charges of oil droplet are found to be integral multiple of basic unit of 1.6 into 10 to the power -19 coulomb, या you can say इन सारी droplets का जो HCF है ना, इन सारी droplets का जो HCF था, it is approximately 1.6 into 10 to the power -19 coulomb, है ना? तो सारी ड्रॉपलेट्स का जो चार्ज है वो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 से मिलके ही बना था। एक बार ये देखो, समझो, लिखो, कुछ डाउट है तो डिस्कस करो साथ में। एक्सक्यूज मी सर। यस बोलो। सर चार्ज कैसे कैलकुलेट करते हैं? बेटा मैं फिर से बोल रहा हूँ, जैसे थियोरेटिकली मैंने जो लिखा है उसका ये पर्पस कि भाई मैंने फोर्स बैलेंस पे जो चार्ज के फोर्स का फार्मूला होगा, जो ग्रेविटी के फोर्स का फार्मूला होगा और एयर ड्रैग के फार्मूला होगा, उसको मैंने इक्वेट किया होगा, है ना? ऑब्वियसली जब तुम लोग भी 11th-12th में आ जाओगे तो ये सब फार्मूले तुम लोग भी पढ़ पाओगे। अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है किस टाइप का फार्मूला रहा होगा, है ना? यस, अभी उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि किस तरह का फार्मूला वहां रहा होगा, बट विद द हेल्प ऑफ फार्मूला उसने लेट्स से चार्ज ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट फाइंड आउट कर लिया, है ना? इस बेटा कुछ और डाउट है इससे रिलेटेड? नो सर। हैव यू नोट डाउन दिस? Yes, sir. यस सर। Okay, so let's say once we already know charge divided by mass, once we already know charge divided by mass ratio of electron, which is 1.76 into 10 to the power 11 coulombs per kg, with the help of Millikan oil drop experiment, charge of electron मिल गया, which is 1.6 into 10 to the power -19 coulomb.
तो शायद मास भी आसानी से मिल जाता फिर, है ना। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाई मास का वैल्यू आ जाता 1.76 इंटू 10⁻11 coulombs per kg. And this is how we know the mass of electron is also 9.1 into 10⁻⁻31 kg. इसकी हेल्प से मुझे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी पता चल जाता कितना होगा। यस बच्चे, ये कैलकुलेशन समझ में आ रहा है क्या हुआ है? यस बेटा, इससे रिलेटेड कुछ डाउट है तुम लोगों को? नो सर। सर कैसे आते हैं? यस सर ये सब वैल्यूज कैसे आ रहे होते हैं? वैल्यूज कैसे याद रखते हैं ये पूछ रहा है? नहीं सर, वो कैसे निकले वो वैसे? कैसे फाइंड आउट हुआ बेटा? चार्ज डिवाइड बाय मास रेशियो हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे कहीं ना। चार्ज डिवाइड बाय मास रेशियो हम लोग पढ़ रहे थे कि भाई वो मैग्नेटिक फील्ड के डिफ्लेक्शन से मिला मुझे, है ना। चार्ज डिवाइड बाय मास रेशियो जो था वो मैग्नेटिक फील्ड के डिफ्लेक्शन से मिल रहा था। और ये मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से चार्ज मिल गया, तो फिर तो थियोरेटिकली हम लोग मास का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। हाँ सर। ठीक है, ओके। मुझे एक क्वेश्चन तुम लोग करके दिखाना विद द हेल्प ऑफ मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। एक आसान सा क्वेश्चन मैं शेयर करता हूँ, उसको ट्राई करना तुम लोग, है ना। 1 मिनट रुको, शेयर करता हूँ तुम लोगों के साथ में। आसान सा छोटा सा क्वेश्चन है। यस बेटा, ये पढ़ पा रहे हो तुम लोग स्क्रीन से? यस सर। चलो मुझे इसका आंसर बताओ क्या है। यस देखो, एक अपर्णा ने मुझे आंसर सही दिया है, बाकी बच्चे भी ट्राई कर सकते हो। यस भाग्यश्री, तुम्हारा आंसर सही है बेटा। तेजस नहीं बेटा, तेजस भौमिक तुम्हारा आंसर गलत है। नहीं मैत्री, तुम्हारा आंसर भी गलत है बेटा। आदिनाथ नहीं बेटा, तुम्हारा आंसर गलत है। ज्ञानेश्वर, तुम्हारा आंसर भी गलत है बच्चे। यस मैत्री, अब तुम्हारा आंसर सही है। अंशुल नहीं, तुम्हारा आंसर गलत है। भौमिक नहीं, तुम्हारा आंसर भी गलत है बेटा। बेटा हम लोग को HCF निकालना होगा इन सारे चार्जेस का, है ना। मेरे पास ये जो सारे चार्ज हैं उनका मुझे HCF फाइंड आउट करना होगा, है ना। तो यहां मेरे पास 3, 9, मेरे पास एक वैल्यू मेरे पास 4.5 है, एक वैल्यू 3 है, एक वैल्यू 6 है, एक वैल्यू 7.5 है और एक वैल्यू 9 है। डू यू थिंक इन सबका जो HCF है इट विल बी 1.5? Yes, बेटा sir. ये जो सारे चार्जेस हैं इनका जो HCF होगा वो 1.5 हो सकता है ना। सो यू कैन से सारे के सारे जो चार्ज हैं वो 1.5 इंटू 10⁻⁻18 से मिलके बन सकते हैं, है ना। जो सारे चार्जेस हैं वो 1.5 इंटू 10⁻⁻18 से मिलके बन सकते हैं सारे चार्जेस। यस यस सर। ये समझ सकते हो तुम लोग? बच्चे इस क्वेश्चन में कुछ किसी को डाउट है? किसी बच्चे को डी ऑप्शन आंसर आ रहा था यार, है ना।
बच्चे ये जो सारे के सारे चार्ज हैं वो 1.5 इंटू 10⁻⁻18 से मिलके बन सकते हैं, है ना? हाँ सर। Okay. So after let's say discovery of proton, electron, उसका charge divided by mass ratio, है ना? हम लोग एक ये जरूर लिख सकते हैं कि ये जो सबके सब फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं उनका चार्ज क्या है, उनका मास का वैल्यू क्या है. So you can say properties of few fundamental particles. Properties of let's say few fundamental particles. मुझे एक बार यहाँ देखना और फिर साथ में लिखना भी है, डायग्राम भी ड्रॉ करना है हम लोगों को. So here let's say suppose we can have different type of particles. Here we can write their charge, and similarly here we can see their mass also. So type of particle, their charge and their mass. Let's say first particle is, you can simply say electron only. Electron or is the beta particle. Technically you can say it is the same, है ना? Electron and beta particle. This may be either represented as this electron as a symbol, or it may be represented by this beta particle. As per the charge is concerned, it is minus 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम. हाँ बोलो बच्चे क्या? सर बीटा पार्टिकल क्या है? बेटा बीटा पार्टिकल को ऐसा नाम नहीं सुना, अल्फा बीटा गामा? सर आपने पढ़ाया था ना. यस बट सर. ऐसा कुछ अल्फा बीटा अल्फा गामा रेज, नाम सुना गामा है? रेज. तो ये बीटा रेज इज सेम एज बीटा पार्टिकल, है ना? यस. तो बीटा पार्टिकल इज नथिंग बट लेट्स से यू कैन सिंपली अज्यूम इट इज फ्री इलेक्ट्रॉन, है ना? सो उसका जो चार्ज है इट इज minus 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb, and their mass is 9.1 into 10 to the power minus 31 kg. Similarly, next particle you can simply say it is proton, and proton can be represented as P11. So as per proton is concerned, its charge is obviously plus 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. As per its charge is concerned, it is plus 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb, and its mass is 1.6 into 10 to the power minus 27 kg. Similarly, this may be, let's say, neutron. Neutron may be represented as 0 and 1, and neutron ka charge is found to be 0, and its mass is nearly same. Its mass is nearly same as 1.67 into 10 to the power minus 27 kg. So you can say mass of proton and neutron is found to be approximately same. Next one, let's say this may be alpha particle. It is same as alpha rays, है ना? Alpha particle. This may be represented as, it is nothing but helium का nucleus. This is represented as, let's say, simply you can say it is nucleus of the helium. So its charge is plus twice of 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb, and its mass is 4 times of 1.67 into 10 to the power minus 27 kg. तो हम लोग अल्फा पार्टिकल का चार्ज भी फाइंड आउट कर सकते थे, अल्फा पार्टिकल का मास भी. ऐसा ही न्यूट्रॉन के लिए हम लोग चार्ज भी फाइंड आउट कर सकते हैं और न्यूट्रॉन का मास भी.
यस बच्चे, ये समझ में आ रहा है क्या है? Yes, sir. यस सर। किसी को कुछ डाउट्स रहेगा तो पूछना उसमें, है ना? नहीं सर। ये बच्चे किसी बच्चे को कुछ डाउट है इसमें? हम लोग फिर एक क्वेश्चन करेंगे इसके बेस पे और उसका मुझे सही आंसर करना तुम लोग। यस, हैव यू नोट डाउन दिस? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। मैं एक क्वेश्चन शेयर कर रहा हूं, उसको तुम लोग ट्राई करना क्वेश्चन को, है ना? सो वन ऑफ द क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस चार्ज एंड मास। यस, ये क्वेश्चन मुझे करके दिखाओ तुम लोग। इंक्रीजिंग order for value of E/M ratio for electron, proton, neutron and alpha particle is? मुझे E/M रेशियो कैलकुलेट करना है। आदिनाथ, नहीं बच्चे तुम्हारा आंसर सही नहीं है। नहीं आ रहा, तुम्हारा आंसर सही नहीं है बच्चे। थोड़ा उस चीज का ख्याल रखना, जब भी हम लोग चार्ज डिवाइडेड बाय मास रेशियो फाइंड आउट कर रहे हैं तो उसमें नेगेटिव चार्ज नहीं लेना है ना। चार्ज डिवाइड बाय मास रेशियो इज जस्ट अ मैग्नीट्यूड। बेटा ऐसा नहीं करना कि इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज है तो सबसे कम होगा, है ना। वी हैव टू जस्ट कैलकुलेट इट्स रेशियो। यस अपर्णा, तुम्हारा आंसर सही था। मैत्री, तुम्हारा आंसर भी सही है। भूमिक, तुम्हारा आंसर गलत है। व्योम, तुम्हारा आंसर भी गलत है। सौरभ, तुम्हारा आंसर गलत है। यस भूमिक, अब तुम्हारा आंसर सही है। जैसा हम लोग चाहते तो नहीं। तेजस, ध्रुव, तुम्हारा आंसर गलत है बेटा। ज्ञानेश्वर, तुम्हारा आंसर भी गलत है। अच्छा देखो, मैं तुम लोग ने कर देता हूँ। ये क्वेश्चन क्या है, ऐसा आसान कि भाई लेट्स से फॉर इलेक्ट्रॉन E/M ratio is 1.6 into 10 to the power minus 19 divided by 9.1 into 10 to the power minus 31, और इसका वैल्यू तो हम लोग को पता भी था। इट इज 1.76 into 10 to the power 11 coulombs per kg। इलेक्ट्रॉन का चार्ज बाय मास रेशियो तो हम लोग को पता भी था ना, याद भी हो जाना चाहिए ये। अपार्ट फ्रॉम इलेक्ट्रॉन, सिमिलरली लेट्स से इफ यू सी फॉर प्रोटॉन, है ना, फॉर प्रोटॉन E/M रेशियो शुड बी इक्वल टू, इट इज 1.6 into 10 to the power minus 9, 1.67 into 10 to the power minus 27 coulombs per kg, which is approximately equal to 1.6 divided by 1.67. Do you think ये nearly 9 के रेंज में आ सकता है? 9 into 10 raised to the power 9 into 10 to the power, this will be let's say 7 coulombs per kg। ऐसा ही हम लोग न्यूट्रॉन के, सॉरी प्रोटॉन के लिए भी फाइंड आउट कर लेते हैं फॉर अल्फा पार्टिकल। सो फॉर अल्फा पार्टिकल E/M रेशियो इज 1.6 into 10 to the power minus 19 का ट्वाइस है उसका चार्ज, एंड इट्स मास इज 1.67 into 10 to the power minus 27 का 4 टाइम है, which comes out to be approximately 4.5 into 10 to the power 7 coulombs per kg,
एंड फॉर न्यूट्रॉन, जो सबसे आसान है, फॉर न्यूट्रॉन EYM रेशियो विल बी 0, उसका चार्ज ही 0 है ना। यस बेटा, इन चारों वैल्यू में सबसे छोटा नंबर किसका है? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन। और सबसे बड़ा वैल्यू किसका है इसमें? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। Similarly, you can compare alpha particle and proton also. Alpha particle has less EYM ratio in comparison to proton. मेरे पास D ऑप्शन आंसर आ जाएगा, है ना? मेरे पास ऐसा D ऑप्शन आंसर आ जाएगा। सर। यस सर, पर ऐसे हम लोग को निकालने के लिए इसका चार्ज और मास रेशियो चार्ज और मास हम लोग को याद रखना पड़ेगा ना ऐसे। यस बेटा, देखो इसलिए लिखाया भी जा रहा है, नहीं? हाँ सर। तो अगर सिंबॉलिक भी याद रखेगा तो भी चल सकता था, बट एनीवे मतलब इस मेथड से भी कर सकता है बेटा। डी ऑप्शन समझ में आ रहा है क्या है? नहीं, हाँ सर। ऐसे और क्वेश्चन बाद में ट्राई कर पाओगे तुम लोग? यस करने ही चाहिए, है ना? यस सर। यस सर। ठीक। बड़े क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन लिखा तुम लोगों ने? यस सर। यस सर। गुड, वेरी गुड। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज यू कैन से रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ये नाम सुना हुआ है तुम लोगों ने सब बच्चों ने? गोल्ड फॉयल अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट और समथिंग लाइक दिस? यस सर। यस सर। ठीक है। सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज, लेट्स से रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, है ना? So this is related to, you can say, alpha scattering experiment. Alpha scattering experiment. अच्छा, इसका पर्पस क्या था? To find out structure inside the atom, है ना? तो थोड़ा थोड़ा देखो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं क्या क्या है यहाँ। एक थिन मेटल फॉयल है एंड पर्टिकुलरली इट इज नथिंग बट गोल्ड फॉयल। इट इज थिन गोल्ड फॉयल। ये जो स्क्रीन है, स्क्रीन टू डिटेक्ट स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल, इट इज coated by zinc sulfide internally. अगेन बच्चे, क्या पर्पस क्या होता है जिंक सल्फाइड कोटिंग का? ताकि वो जो भी पार्टिकल उससे टकराए वो रिएक्ट, जब पार्टिकल उससे टकराएगा तो हम लोग को पता चल जाएगा, है ना? अच्छा, ये कोई सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल हो सकता था। सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल मीन्स दिस इज नथिंग बट लेट्स से radioactive sample, you can see, है ना? It is a radioactive sample. So this may be any radioactive sample. It is coated by zinc sulfide internally. अच्छा, radioactivity से क्या हो सकता था? It can emit alpha particle. It can emit alpha particle. So if you see observation related to the experiment, is first observation is, you can see majority. First observation is majority of alpha particles, you can say, remain
undeflected or deflected by very less angle. Majority of alpha particle remain undeflected or deflected by very less angle. अच्छा, इस ऑब्जर्वेशन का कंक्लूजन क्या हो सकता था? तो यू कैन से मोस्ट अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट थ्रू फॉयल, है ना? यस, क्या बोल रहा था? That conclusion most of the space in atom is empty. Yes, so you can say as per its conclusion is concerned, you can say major portion of atom should be empty, है ना? Major portion of atom should be empty, है ना? So this is, let's say, first observation and its conclusion. ये बच्चे ये लिखा है तुम लोगों ने ऐसा, और ये स्टेटमेंट समझ में आ रहा है तुम लोगों को? Here major portion of atom should be empty, क्योंकि अल्फा पार्टिकल किसी से स्ट्राइक हुआ ही नहीं, है ना? वो सीधे सीधे ही चला गया है. Second observation is, you can say only few, you know, only few alpha particles are deflected back, or you can say deflected by large angle. Only few alpha particles are deflected back or deflected by large angle. It means, अच्छा, कितने particle? Only few means it can be in the range of 1 out of, let's say, 20,000. Only few, which may be, let's say, 1 out of 20,000 alpha particles are deflected back or deflected by very large angle. Can you suggest me, ये deflection हुआ ही क्यों होगा particles का? इस बच्चे डिफ्लेक्शन हुआ ही क्यों होगा? As per they hit the nucleus with an angle of 90 degrees. Yes, but as per alpha particle is concerned, है ना? As per alpha particles are concerned, it is positively charged, है ना? तो do you think जो डिफ्लेक्शन हो सकता था, it is due to only positive repulsion? जो डिफ्लेक्शन हो सकता था, it is only due to positive repulsion. Yes? Yes, sir. So you can say deflected back or deflected by large angle. It means you can say all the positive charge of atom should be concentrated to, you can say, a small portion of atom known as, क्या है उसका नाम? Very small. Yes. So very small portion of atom known as nucleus. So it is known as nucleus.
इस बच्चे इस डायग्राम में, इस कंक्लूजन में कुछ परेशानी रहेगी तो मुझसे भी पूछना है ना। और ये थोड़ा थोड़ा एक रफ सा डायग्राम ड्रॉ करो, यू विल गेट बेटर आइडिया कि भाई कौन सा पार्टिकल डिफ्लेक्ट होने वाला था, कौन सा पार्टिकल डिफ्लेक्ट नहीं होने वाला था। कुछ डाउट भी तुम लोग पूछ सकते हो, जैसे अगर तुम लोग डाउट नहीं पूछोगे तो फिर मैं डाउट पूछूंगा तुम लोगों से, है ना। सर यस बोलो। सर ये जो आपने जो जो एक स्ट्रेट लाइन जिससे जो अल्फा पार्टिकल जा रही है उसमें +2e का क्या मतलब है? +2e means as per alpha particle is concerned, the alpha particle का रिप्रेजेंटेशन ये था ना, है ना। यस सर। alpha particle is positively charged, है ना। as per alpha particle is concerned, alpha particle is positively charged, है ना। ओके सर, तो उसे उसका चार्ज रिप्रेजेंट कर रहा है और कुछ नहीं। यस, उससे हम लोग उसका सिर्फ चार्ज रिप्रेजेंट कर रहे थे कि इसका चार्ज +2e था। यस, लास्ट लाइन में जो ग्रीन में लिखा है वो उसका कंक्लूजन है व्योम, कि all the positive charge of atom should be concentrated to a small portion of atom known as nucleus. So the majority of positive charge है, it should be concentrated to very small portion which is known as nucleus, है ना। ये बच्चे लिख के हो गया है। यस सर। ये सर एक्सक्यूज मी सर। यस बोलो। सर अभी अपन ने अल्फा पार्टिकल से 20,000 अल्फा पार्टिकल से अल्फा स्कैटरिंग इफेक्ट तो कर दिया गोल्ड फॉइल पे, वो अल्फा पार्टिकल स्कैटर भी हो गए, तो और उससे अपन को डिस्कवरी ये पता चली थी कि उससे न्यूक्लियस डिस्कवर हुआ था। उससे न्यूक्लियस का डिस्कवर हुआ था। हाँ हाँ बेटा, इससे हम लोग का डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस हुआ है एटलीस्ट, है ना। यस, क्या बोल रहा है बेटा, और बोलो आगे। भूमि कुछ और बोलना है? इसके ऊपर एक्सप्लेन करो सर। मैडम वही बोल रहा था कि भाई अगर मुझे ये पता चला कि मेजर पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम शुड बी कंसंट्रेटेड टू वेरी स्मॉल पोर्शन, सो हम लोग बोल सकते थे जो स्मॉल पोर्शन था जिसमें सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज था, इट इज न्यूक्लियस ऑफ द एटम, है ना। यस यस ओके। मैं तो कुछ और पिक्चर शेयर करता हूं जो तुम लोग को ऑलरेडी मैंने भेजा हुआ है, उससे थोड़ा सा और आइडिया समझ में आता कि कौन सा अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट होगा, कौन सा अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट नहीं होगा। बट कैन यू सजेस्ट मी यार, व्हाई रदरफोर्ड हैज चूजन गोल्ड फॉइल ओनली? डू यू थिंक वो काफी रॉयल आदमी था ऐसा? नहीं सर, वो थिन होता है इसलिए होता गोल्ड फॉइल।
सो गोल्ड इज हाईली मैलिएबल, है ना, गोल्ड इज हाईली मैलिएबल, तो हम लोग गोल्ड का काफी थिन शीट बना सकते थे। उतना थिन शीट आयरन या किसी और मेटल के लिए बनाते तो अपने ही वेट से वो टूट जाता है ना। यस, गेट द पॉइंट कि गोल्ड ही क्यों लिया होगा ऐसा। ठीक है, मैं कुछ और पिक्चर भी शेयर करता हूं, थोड़ा हम लोग और समझते हैं। ये इतना लिख लिया है तुम लोगों ने, कंक्लूजन एंड ऑब्जर्वेशंस? यस। Okay. Now, if you see, another thing is just to understand which alpha particle will be deflected और कौन सा alpha particle deflect नहीं हुआ होगा, है ना। So here obviously we know at the center, है ना, ये न्यूक्लियस है which is positively charged, ये positively charged nucleus, it is positively charged nucleus. Alpha particle is also positively charged, and we know like charge will repel each other. Yes, so अगर ये फर्स्ट वाला जो अल्फा पार्टिकल है ना, अगर फर्स्ट वाला अल्फा पार्टिकल इस पॉजिटिव चार्ज से दूर है, so there will be no deflection or negligible deflection, है ना। तो इस वाले केस में negligible deflection हुआ, इस वाले केस में भी there will be negligible deflection. Same is true in this case. नेक्स्ट वाले केस में ये थोड़ा सा इसके पास से गया तो कुछ ऐसा डिफ्लेक्शन हो जाता। नेक्स्ट वाले केस में भी there is no deflection और negligible deflection। जैसे ये हेड ऑन होता तो ये डिफ्लेक्शन लार्ज एंगल से हो सकता था, है ना। यस बच्चे, ये पॉइंट क्लियर है तुम लोगों को? यस सर। अच्छा, सपोज इंस्टेड ऑफ लेट्स से अल्फा, instead of alpha particle, suppose I can take here another example. This may be atom and having let's say positive charge. This is nucleus, nucleus having positive charge, and instead of alpha particle, if you chosen बीटा पार्टिकल, यहाँ इंस्टेड ऑफ अल्फा पार्टिकल अगर मैंने यहाँ बीटा पार्टिकल चूज किया होता, सेम एज दिस एज ए बीटा पार्टिकल, एंड सिमिलरली ये भी एक बीटा पार्टिकल है। बीटा पार्टिकल इज नेगेटिवली चार्ज्ड। तो बच्चे ये रेड वाले का डिफ्लेक्शन कैसा होता है इंस्टेड ऑफ बीटा, इंस्टेड ऑफ अल्फा, इफ यू टेक बीटा पार्टिकल? तो ये थोड़ा सा वो अंदर आ जाता तरफ चला जाता सर मतलब सर वो अट्रैक्ट होता है। स्लाइड डिफ्लेक्शन। यस, ये शायद इस टाइप का डिफ्लेक्शन हो सकता था इसका, है ना। यस सर। ऐसा ही एज पर ग्रीन वाला पार्टिकल इज कंसर्न, इट कैन बी डिफ्लेक्टेड लाइक दिस, है ना। और ये ब्लू वाले पार्टिकल का क्या होता? और फिर न्यूक्लियस ही चला जाता क्योंकि जब यस, वो तो वापस ही नहीं आता है ना, वो वापस आता ही नहीं है ना। इट इज समथिंग वेरी सिमिलर टू ब्लैक होल में अगर कोई प्लैनेट गिर जाएगा तो वो वापस नहीं आएगा, है ना। तो वही तो बोल रहा हूँ, एटम बहुत अनस्टेबल हो जाएगा, फिर वो डिसोसिएट होगा। यस, न्यूक्लियस के अंदर ही गिर जाएगा। दिस फिनोमेना इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉन कैप्चर, है ना। एक्सक्यूज मी सर। यस बोलो। ब्लैक होल बनता कैसे है? बेटा वो सब कहानी हम लोग बाद में पढ़ेंगे। इट इज एट द एंड ऑफ लेट्स से फ्यू स्टार्स, है ना। कुछ ऐसा पढ़ा है तुम लोगों ने कभी, चंद्रशेखर लिमिट, ऐसा कुछ नाम सुना है? चंद्रशेखर लिमिट? नहीं सर। ऐसे तुम लोग को ये पता है एक इंडियन साइंटिस्ट चंद्रशेखर को नोबेल प्राइज मिला है? था मतलब नोबेल प्राइज मिला था, है? तुम लोग को सर सीवी रमन का पता है फिजिक्स में, बाकी का ध्यान नहीं। अच्छा, सीवी रमन को क्यों मिला था नोबेल प्राइज? सर जो मतलब जैसे उसका क्या था, स्काई का कलर बताने की था, उसके लिए मिला था आई गेस। याद नहीं इसलिए। चलो थोड़ा तो कुछ तो पता है ना।
मतलब एग्जैक्टली वो नहीं, बट ऑब्वियसली इट इज स्कैटरिंग ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट के लिए मिला था, है ना। अच्छा, चंद्रशेखर है ना, सीवी रमन का ही भतीजा था, है ना, उसको भी नोबेल प्राइज मिला है। इट इज फॉर चंद्रशेखर लिमिट, है ना। चंद्रशेखर लिमिट इज, कोई भी अगर स्टार का मास सन के मास से एक पर्टिकुलर टाइम्स हायर है तो वो ब्लैक होल बनेगा आफ्टर सुपरनोवा एक्सप्लोजन। अदरवाइज कुछ स्टार आफ्टर सुपरनोवा एक्सप्लोजन ब्लैक होल नहीं बनते, न्यूट्रॉन या पल्सर स्टार बन जाते। जैसा हम लोगों का जो सन है, जब उसमें सुपरनोवा एक्सप्लोजन होगा, कुछ ऐसा कहानी पढ़ी है तुमने सुपरनोवा एक्सप्लोजन और कुछ ऐसा, एस्ट्रोनॉमी कुछ पढ़ा है कभी? नहीं सर। थोड़ा बहुत पढ़ा है, मतलब कोई ऐसा इंटरेस्ट भी नहीं इन सब चीजों में? थोड़ा बहुत देखा है बट ऐसे कभी नहीं है। जब सन में सुपरनोवा एक्सप्लोजन होगा तो जो सन का साइज है ना वो इतना बढ़ जाएगा कि हम लोग की जो अर्थ है वो भी सन के अंदर चली जाएगी, है ना। और फिर हाँ जब सर, वो उसका हाइड्रोजन का मास खत्म होने बढ़ता के रहता बाद है। वो, हाँ, मतलब एक लिमिट आएगी जब सुपरनोवा एक्सप्लोजन होगा सन में, और फिर जब वो एक्सपेंड होने के बाद कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करेगा ड्यू टू ग्रेविटी, है ना, तो हमारा सन ब्लैक होल नहीं बनेगा कभी भी। वो डिपेंडिंग ऑन द चंद्रशेखर लिमिट वो पल्सर या न्यूट्रॉन स्टार बनेगा, है ना। तो भाई अंशुल, थोड़ा समझ में आया? ब्लैक होल है, कुछ कहानी है लाइफ में, है ना। ठीक है, चलो इससे आगे बढ़ते हैं, ब्लैक होल किसी और दिन पढ़ेंगे, है ना। बट ये समझ में आ रहा है कि इंस्टेड ऑफ अल्फा पार्टिकल इफ यू यूज बीटा पार्टिकल, है ना, सो इट इज द सिचुएशन instead of alpha particle, if beta, if beta is used। यस बच्चे, ये क्लियर है इतना? यस सर। यस सर। यस सर। मैं और पिक्चर शेयर करता हूं तुम लोगों के साथ। इट इज समथिंग, मतलब उसी से मैं पिक्चर में शेयर भी कर रहा हूं जो तुम लोग को ऑलरेडी मैंने भेजा हुआ भी है ना। यस। सो इट इज अनदर पिक्चर, यू कैन सी दिस, है ना। So after, let's say if you see during, you can see Rutherford experiment, most of the particle pass through or remain undeflected, so most of the space is empty, है ना। तो as per diameter of atom is concerned, ये किस रेंज में है? एटम का डायामीटर किस रेंज में है बच्चे? जैसे वहां देखो पिक्चर में दिखाया हुआ भी है 10⁻⁸। यस, ये जो एटम का साइज है, इट इज फाउंड टू बी इन द रेंज ऑफ, एक मिनट बेटा, कुछ तो मैंने गलत सेलेक्ट कर लिया था। सो एज पर एटम का साइज इज कंसर्न, इट इज फाउंड टू बी इन द रेंज ऑफ, it is in the range of 10⁻⁻⁸, है ना। and as per nucleus का size is concerned, it is found to be in the 10⁻⁻13 सेंटीमीटर। तो ये कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है कि एक फुटबॉल ग्राउंड है, ठीक ठाक सा बड़ा, है ना, एक फुटबॉल ग्राउंड है वो एटम के साइज जैसा, और फुटबॉल ग्राउंड में एक छोटा सा मार्बल पड़ा हुआ है वो न्यूक्लियस के साइज के जैसा, है ना। Yes, are you getting the point? Yes sir. और ये दोबारा से लिखने की जरूरत भी नहीं है। अच्छा, न्यूक्लियस का साइज किस रेंज में होता है ये तो समझ में आया, 10⁻⁻13 सेंटीमीटर, या इसी को हम लोग क्या बोल सकते थे, 10⁻⁻15 मीटर्स, है ना। यस सर। यस, तो कुछ ऐसा भी एक फार्मूला तुम लोग याद रख सकते हो, रेडियस
रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, है ना, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस is found to be approximately 1.2 into 10 raised to the power minus 15 टाइम्स ऑफ एटॉमिक मास नंबर का क्यूब रूट। ऐसा भी एक फार्मूला तुम लोग याद रख सकते हो, ये वाला, कि जो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है इट इज फाउंड टू बी अप्रोक्सीमेटली 1.2 into 10 to the power minus 15 टाइम्स ऑफ एटॉमिक मास नंबर का क्यूब रूट। सर ये मीटर में? यस बेटा, वो मीटर में है ना। तो ऑब्वियसली जैसे सेंटीमीटर में लिखते तो कितना हो जाता, वो भी 10 to the power minus 13 हो जाता है। 13। यस बच्चे, ये लिखा है ऐसा, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। Yes. Okay. Now, if you see the next picture related to the same concept, ये भी हम लोग सेम उसी टाइप का समझ सकते थे कि भाई अगेन मतलब टोटल एटम के कंपैरिजन में न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा है और न्यूक्लियस कंसिस्ट प्रोटॉन एज वेल एज न्यूट्रॉन। बेटा हर एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास कितना होता है? ऑलमोस्ट इक्वल। हाँ, so you can say in this case mass of proton is nearly same as mass of neutron, which is 1.67 into 10 to the power minus 27 kg, है ना। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? Can we say mass of electron divided mass of proton is approximately 1836. So mass of electron is negligible in comparison to mass of proton and neutron. Mass of electron is negligible in comparison to mass of proton or neutron. यस बच्चे, ये भी लिखा तुम लोगों ने ऐसा। हाँ सर। Okay, good. Now we'll do few questions, couple of questions based on this theory जो भी लिखा हम लोगों ने। First is, you can say find out diameter of nucleus for, you can say aluminum 3027 approximately. यस बच्चे, इसका आंसर क्या आएगा? ये तो कर सकते हो आसानी से तुम लोग। $7.2 या
तो 7.2 into 10 to the minus 15. हाँ देखो शायद वैसा आंसर आ भी सकता है ऐसा. सो यू कैन सी रेडियस है ना, रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस इज फाउंड टू बी अप्रोक्सीमेटली 1.2 into 10 to the power minus 15 atomic mass number का cube root in the unit of meters, and thus it is approximately 1.2 into 10 to the power minus 15 27 का क्यूब रूट इन द यूनिट ऑफ मीटर्स. 27 का जो क्यूब रूट है इट इज 3 एंड 3 into 1.2 is 4.6. कितना आएगा? 3 into 1.2 3.6. so it will be let's say 3.6 into 10 to the power minus 15 meter आ जाता radius. so obviously diameter will be twice of radius, which is 7.2 into 10 to the power minus 15 meter आ जाए. yes बच्चे ऐसा समझ सकते हो तुम लोग? वैसे इसी क्वेश्चन में किसी बच्चे को कुछ डाउट है? ऐसे कुछ क्वेश्चंस करने होंगे तुम लोगों को अभी, है ना? मैं 2 क्वेश्चन शेयर करूंगा तुम लोगों के साथ. दोनों क्वेश्चन 1 by 1 करने हैं, है ना? इसी फार्मूले के बेस पे. यस किसी बच्चे को कुछ डाउट है इससे रिलेटेड? ओके नो सर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन. यस नेक्स्ट क्वेश्चन जो रिलेटिवली आसान सा ही है ना. चलो ये क्वेश्चन मेरे लिए करना तुम लोग. क्वेश्चन नंबर 13 ट्राई करो बेटा, है ना? क्वेश्चन नंबर 13. Yes, if the diameter of 2 nuclei are in the ratio of 1:2, their mass number should be in the ratio of. Yes, देखो 1-2 बच्चों ने सही आंसर दिया है, बट 1-2 बच्चे मुझे गलत आंसर भी कर रहे हैं. यस व्योम तुम्हारा आंसर सही है. यस अपर्णा, देखो बहुत सारे बच्चे मुझे सही आंसर ही कर रहे हैं अभी. ज्ञानेश्वर तुम्हारा आंसर गलत है बेटा. यस आदिनाथ तुम्हारा आंसर सही है. अक्षर तुम्हारा आंसर गलत है बच्चे. जीत तुम्हारा आंसर सही है. आरव तुम्हारा आंसर गलत है बेटा. यस देवांशु तुम्हारा आंसर सही है. देखो ये क्वेश्चन मैं फिर तुम लोगों के लिए करता हूं. क्या क्वेश्चन है? वी नो रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस is 1.2 into 10 to the power minus 15 times of atomic mass number का cube root है in the unit of meters. So I can simply say R1 divided by R2. Do you think ये हो जाता मेरे पास atomic mass number का cube root divided by second atomic mass number का cube root? If we take ratio, do you think the proportionality constant will cancelled out, है ना?
Yes, If sir. we take ratio, proportionality constant will cancel it out. Further, instead of radius, you can take diameter. Since diameter का रेशियो भी तो सेम ही रहने वाला है, जो रेडियस का रेशियो होगा, है ना? A1 डिवाइडेड बाई A2 का क्यूब रूट, जो डायमीटर का रेशियो है, इट इज 1:2, should be equal to A1 divided by A2 का क्यूब रूट, and from here A1 divided by A2 will be nothing but half raised to the power 3, which is 1:8. तो बच्चे जो बच्चे क्वेश्चन को गलत कर रहे थे उनको सही समझ में आया क्या आंसर होना चाहिए? यस सर। ओके, यस बच्चे, किसी बच्चों को इसमें डाउट है इस क्वेश्चन में? किसी बच्चों को डाउट है इस क्वेश्चन में? ओके, ठीक है, मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग करके दिखाओ अभी। Let's say next question is, चलो ये क्वेश्चन तुम लोग ट्राई करो, है ना? Which of the following element has maximum density of the nucleus? You can say assuming nucleus is spherical, है ना? नो सिंपली अज्यूम कर सकते हो, लेट्स से न्यूक्लियस स्फेरिकल है ना? अपर्णा, नहीं बेटा, तुम्हारा आंसर सही नहीं है। अच्छा, स्फीयर के वॉल्यूम का फार्मूला आता है बेटा? स्फीयर के वॉल्यूम का फार्मूला पता है? यस सर। वो 4/3 पाई आर क्यूब है ना? नहीं मैत्री, भूमिक, तुम लोग का आंसर सही नहीं है बेटा इस बार। नहीं तृप्ति, तुम्हारा आंसर भी सही नहीं है बेटा। यस, अधिनाथ, ज्ञानेश्वर एंड अपर्णा, तुम लोगों का आंसर अब सही है ना? नहीं देवांशु बेटा, तुम्हारा आंसर सही नहीं था। नहीं तृप्ति, तुम्हारा आंसर गलत है बेटा।
अच्छा रुको, मैं करता हूँ तुम लोगों के लिए क्वेश्चन, है ना, क्या क्वेश्चन था और क्या उसका आंसर होना चाहिए। अच्छा, आंसर तो पहले मैं बता देता हूँ तुम लोगों को। आंसर उसका डी है, all have same density, since if you see formula of density is nothing but mass of nucleus divided by volume of nucleus। ऐसे ही होगा। डेंसिटी का फार्मूला सब बच्चे को आता है? डेंसिटी का फार्मूला सब बच्चों को आता रहेगा ना, मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। यस सर, आता है। ओके, नाउ मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम में न्यूक्लियस में क्या क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियस में क्या क्या प्रेजेंट है? न्यूट्रॉन प्रेजेंट है और प्रोटॉन प्रेजेंट है। सो total number of neutron and proton may be written as A multiplied by 1.67 into 10 to the power minus 27 kg। यही होने वाला है ना मास, टोटल मास ऑफ द न्यूक्लियस। यस, and its volume should be equal to 4/3 pi r cube, where r is the radius of the nucleus. Further, it should be equal to A multiplied by 1.67 into 10 to the power minus 27 kg divided by 4/3 r. R cube means it is 1.2 into 10 to the power minus 15 टाइम्स ऑफ एटॉमिक मास नंबर का क्यूब रूट। यही है ना रेडियस, और मुझे इसका क्यूब करना है। ये आंसर आ जाता मीटर क्यूब में, है ना, रेडियस का क्यूब। तो ये है डेंसिटी ऑफ एनी न्यूक्लियस। फॉर्चुनेटली इन दिस केस दिस a cube and a cube या a and a will cancelled out. If A and A is cancelled out, you can say density will be independent of. Density will be independent of mass number. A से independent ही हो जाता, and thus it should be all of them should have same density. ये बच्चे क्लियर है तुम लोगों को? अगर मेरे पास A एंड A कैंसिल्ड आउट ही हो गया है, सो लेट्स से जो डेंसिटी है, डेंसिटी शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर। तो इन तीनों का डेंसिटी इक्वल होना चाहिए। इस बच्चे किसी को डाउट है इससे रिलेटेड? तो जिन बच्चों का आंसर गलत आ रहा था उनको अपनी गलती समझ में आ रहा है क्या था? Have you note down this? Yes, sir. Okay. So after this, let's say you can simply say Rutherford proposed his model, and according to Rutherford atomic model, you can say the nucleus which is positively charged, इसको मैं ऐसा लिख सकता था कि Ze total charge, Z is atomic number and E is the charge of one proton. So total charge of the nucleus will be plus Ze present at the center of the atom, and electron is orbiting around this nucleus in a circular orbit. So this model is also known as, you can simply say,
Rutherford atomic model, or you can say it is solar system or planetary model. Solar system model, or you can say it is planetary model of atom. Yahan at the center, let's say we have nucleus. Here, as per atomic structure is concerned, I hope यहाँ तक तो सारे बोर्ड्स में है ना? ये 9th NCERT में यहाँ तक है? Yes sir, बोर्ड्स मॉडल भी है. बोर्ड्स मॉडल भी है NCERT में? Yes sir. ओके ठीक है, बोर्ड्स मॉडल भी. इस बोर मॉडल का डेरिवेशन नहीं होगा ना, सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन होगा. Yes sir, exactly. So next lecture में हम लोग लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल और बोर मॉडल का एटलीस्ट इंट्रोडक्शन और थोड़ा सा डेरिवेशन पढ़ लेंगे, है ना?